हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, तो उसके लिए हम लोग आज फंक्शन ऑफ बैंक को कवर करने वाले हैं। ठीक है। इसके पहले जो मेरा पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन था, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? प्रिंसिपल ऑफ कोर बैंकिंग। ठीक है। और या तो कह सकते हैं कि 5 पिलर्स ऑफ बैंकिंग। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बैंकिंग के लिए, जिसमें आपका क्या हो गया कि बैंक का काम क्या होता है, बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोगों ने अगर उस सेशन को नहीं देखा है तो मतलब आप लोग उस सेशन को जाके देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक मतलब उसका जो लिंक है ना, वो यहाँ पर जो आई बटन आता है वहाँ पे मैं मतलब अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा। या तो मैं एक काम करूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मतलब स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं एक प्लेलिस्ट मतलब बना दूंगा, जिसमें सारे वीडियोस को मतलब मैं वहाँ पर मतलब डाल दूंगा। ठीक है। तो आप लोग मतलब वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। यहाँ पर हम लोग मतलब टू द पॉइंट आज करेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में ही बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ कोर बैंकिंग है या इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप लोग उसके बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, है ना, कि बैंक क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, और उसका काम क्या होता है, काम बोलने का मतलब जनरल मतलब जो है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक वो क्या है। ठीक है। अगर हम लोग उसे अच्छे से पहले समझ जाएंगे तो फिर ये सब जितना भी उसके आगे आने वाले टॉपिक्स हैं जो बैंक से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है, वो मतलब हम लोग टू दी पॉइंट करेंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा, चाहे वो मेंस एग्जाम के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फंक्शंस ऑफ बैंक्स। ठीक है। फंक्शन ऑफ बैंक जो होता है ना, वो टू टाइप का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। अब जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें भी सब फंक्शंस आते हैं, या तो कह सकते हैं कि सब कैटेगरी आता है। वो क्या है? एक एक उसका क्या काम रहता है ना कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो बैंक होता है वो क्या करता है? डिपॉजिट लेता है। किससे? डिपॉजिटर से। बोलने का मतलब जो अकाउंट होल्डर्स वगैरह हो गए, है ना। और वो क्या करता है कि ग्रांट करता है लोन्स एंड एडवांसेस। बोलने का मतलब कि ग्रांट बोलने का मतलब इशू करता है ना, देता है, लोन प्रोवाइड करता है। और एडवांसेस, एडवांसेस भी एक तरीके का लोन ही होता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए। और जो सेविंग्स, अच्छा, जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स होता है, अब जो वो कितना टाइप का होता है, तो वो होता है जो आपका डिपॉजिट्स हो गया वो सेविंग्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, करंट डिपॉजिट होता है एंड रेकरिंग डिपॉजिट होता है। ये जो चार है ना, ये जो चार है, फोर, बस ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप ऑफ मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद जो आपका लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, वो आपका होता है कैश क्रेडिट। एक बैंक ओडी होता है जिसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, या हम लोग इसे ओवरड्राउन भी कर सकते हैं, जो बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता है। आपका फिर लोन्स हो गया। उसके बाद फिर आपका लोन्स बोलने का तो ऋण है ना। उसके बाद आपका एक आता है डिस्काउंटिंग बिल्स। ठीक है। अब उसके बाद जो सेकेंडरी फंक्शंस है उसमें क्या क्या आता है, तो ये एजेंसी की तरह काम करता है। एजेंसी बोलने का मतलब एजेंट। एजेंसी बोलने का मतलब एजेंट की तरह काम करता है। क्या? फंड्स को ट्रांसफर करने में हम लोगों को हेल्प करता है, चेक्स के कलेक्शन में हम लोगों को हेल्प करता है। जो पीरियोडिक हम लोग को हेल्प करता है बोलने का मतलब वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम ही लोग के लिए वो काम कर रहा है ना। तो ये पीरियोडिक पेमेंट्स एंड कलेक्शन वगैरह जो भी मतलब इसका सर्विसेज वगैरह कुछ अवेल ये करवाता है ना, तो उसके लिए ये कलेक्शन वगैरह करता है या पीरियोडिक पेमेंट वगैरह करता है। पोर्टफोलियो को मैनेज करता है कि उसका एसेट्स एंड लायबिलिटीज सही तरीके से बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ठीक है ना, मतलब वो बैलेंस है कि नहीं, जो बैलेंस शीट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लेते हैं कि जरा सा भी कहीं पे अगर कमी आ जाता है, मतलब कह सकते हैं ना कि हाँ हल्का सा अगर कहीं पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, तो फिर उस कंडीशन में ये क्या करता है कि थोड़ा सा रोक लगा देता है, थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। ठीक है, कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करना है, या कह सकते हैं कि हाँ कुछ जो एक्स्ट्रा सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है ना, लाइक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी या समथिंग, उस पर थोड़ा सा रोक लगा देता है। ठीक है, उसे थोड़े समय के लिए मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़ा सा उसे रोक देता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है। तो बस यही है, और अदर फंक्शंस ये सब मतलब यही है। ठीक ना। अब उसके अलावा एक और इसका क्या होता है, यूटिलिटी फंक्शंस, या इसे हम लोग क्या कहते हैं ना कि जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है। इसमें क्या आ जाता है आपका, जैसे कि ड्राफ्ट को इशू करता है। ठीक ना। लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, जो बैंक गारंटी लेता है कि बायर अगर जैसे कि मान लेते हैं किसी सप्लायर से या किसी सेलर से बायर ने कुछ लिया, ठीक है, तो बायर के बिहाफ में ये मतलब गारंटी लेता है, एश्योरेंस देता है लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह पे। कौन देता है? बैंक। ठीक है ना, कि वो उसके बिहाफ में पेमेंट कर देगा अगर वो डिफॉल्ट कर देगा पेमेंट को। ठीक है, ये जितना भी अमाउंट रहेगा, या हो सकता है कि उसने कुछ, अच्छा इसे हम लोग अभी एक्चुअली आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये उसके बाद फिर क्या करता है, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लॉकर या सेफ जो फैसिलिटी होता है ना, या वॉल्ट फैसिलिटी। ठीक है। और अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स है,
डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन वगैरह में आप लोग जानते हैं करेंसी वगैरह का जो एक्सचेंज होता है ना, या करेंसी का जो भी एक्सचेंज रेट है अकॉर्डिंग टू पर कंट्रीज, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। उसके बाद फिर आपका सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड अदर यूटिलिटी फंक्शंस। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में आप लोग जानते होंगे, बैंक कई बार कुछ स्कीम वगैरह लॉन्च करता है ना, तो उसके बारे में ही बात किया जा रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शंस इसे क्या है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बैंक इज टू मोबिलाइज पब्लिक फंड्स। बैंक प्रोवाइड सेफ कस्टडी एज वेल एज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का वो क्या है, मोबिलाइज करना पब्लिक के फंड्स को। बोलने का मतलब आम जनता के पास जो पैसा है उसको चैनलाइज करना या मोबिलाइज करना, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट के तौर पे, फिर उसे ही क्या करता है ये लोन प्रोवाइड करने के लिए वो मतलब कि इशू कर देता है, ठीक है ना, या ग्रांट कर देता है। अब बैंक क्या करता है ना कि सेफ कस्टडी, जैसा कि मैंने हम लोग मतलब पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से, मतलब मैंने वहां पर डिस्कस किया था। बैंक क्या करता है, सेफ कस्टडी। बोलने का मतलब क्या है कि एक ऐसा ये जगह है बैंक जहां पर आप लोग अपने पैसे को, जो आपका मतलब मनी रहता है उसे सेफली मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं, रख सकते हैं अच्छे से सेव करके। और वहां पर आप लोगों को क्या मिलता है कि बैंक की तरफ से आपको डिपॉजिट भी, बैंक की तरफ से आपको इंटरेस्ट मिलता है। किसे मिलता है, डिपॉजिटर को, मतलब जो पैसा डिपॉजिट करता है उसे, ठीक है, बस यही है। अब उसके बाद देखिए सेविंग डिपॉजिट जो है वो क्या है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट मीन फॉर दोज पीपल हु वांट्स टू सेव फॉर नियर फ्यूचर नीड्स एंड अनसर्टेनिटीज। होता क्या है ना कि हम लोग सेविंग क्यों करते हैं, सेविंग हम लोग इसलिए करते हैं कि हाँ क्या पता कब हमें पैसा का जरूरत हो जाए, क्या पता कब हमें मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाए, या मतलब सर्टेन टाइप ऑफ, मतलब इस तरीके से सर्टेन टाइप ऑफ इवेंट्स, बट जो कि अनसर्टेन हो, है ना। सर्टेन टाइप ऑफ इवेंट्स या सर्टेन टाइप ऑफ फैक्टर्स के लिए, बट जो कि अनसर्टेन हो, है ना, मतलब जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, हाँ कब मतलब मुसीबत जो है वो मतलब आगे गले हमारे पड़ जाएगा, है ना। तो क्या करता है कि इसीलिए एक बैंक जो है मतलब वो सेविंग डिपॉजिट जो अकाउंट है वो मतलब ऑपरेट करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक हो गया, मतलब कि जो जनरल पब्लिक हो गया ना, जो आम लोग हो गए, आम जनता, वो क्या करते हैं कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है ना कि हाँ सेविंग्स अकाउंट वगैरह वो मतलब ओपन करवाते हैं। उसमें ही अपने पैसे वगैरह को मतलब ये फ्यूचर नीड्स एंड अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए मतलब अपना पैसा को डिपॉजिट करके सेव करके रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हाँ कितनी बार या कितना अमाउंट आप लोग विद्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो पैसा है आप उसमें जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, और उस पैसे को आपको जरूरत पड़ेगा तो आप निकालना चाहेंगे। अब आप कितनी बार निकालना चाहते हैं और कितना अमाउंट निकालना चाहते हैं, या पूरा का पूरा अमाउंट निकालना चाहते हैं जो आपका डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। तो इस पे कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है चेकबुक, एटीएम कम डेबिट कार्ड। बोलेंगे मतलब एटीएम है जिसे डेबिट कार्ड भी कहा जाता है ना, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। डिपॉजिटर्स नीड टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस विच वेरीज अक्रॉस डिफरेंट बैंक्स। आप लोगों को पता होगा कि जितना भी मतलब बैंक होता है ना वो क्या करता है, मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ पेनाल्टी वगैरह चार्ज करता है। अगर मतलब आप लोग मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो क्राइटेरिया है अगर उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो है सर्टेन मतलब चार्जेस वगैरह आप पे फाइन किया जाता है, या पेनल्टी के तौर पे आपको मतलब वो पे करना पड़ता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट क्या होता है, देखिए इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स टेनर। टेनर बोलने का मतलब पीरियड, है ना, ड्यूरेशन, मतलब कि वो मतलब आप लोग एक बार जमा करेंगे तो वो फिक्स रहेगा जितना भी समय के लिए आप लोग मतलब उसे कर रहे हैं, ठीक है। डिपॉजिट, बैंक इशू करता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट विच कंटेन्स नेम एड्रेस डिपॉजिट अमाउंट, जितना आपने डिपॉजिट किया है अमाउंट। विड्रॉवल डेट बोलने का मतलब कब वो पूरी तरह से जो है उसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, है ना। विड्रॉवल डेट बोलने का तो कब आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। जो आपका प्रोसेस है फिक्स डिपॉजिट उसके तहत, ना कि पहले, अर्ली मतलब नहीं है, मतलब कि कह सकते हैं ना कि हाँ मैच्योरिटी पीरियड से अर्ली नहीं, मतलब कि पहले नहीं, ठीक है ना। डिपॉजिटर सिग्नेचर्स, जो डिपॉजिट करेगा उसका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बोलने का मतलब कह सकते हैं सिंपली केवाईसी, है ना। देखिए बैंक क्या करता है, इशू करता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट। जैसे कि आप उसमें जो फिक्स डिपॉजिट अगर करते हैं ना, तो फिक्स डिपॉजिट के लिए ही वो क्या करता है, बैंक आपको एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करता है कि हाँ भैया आपने मतलब जो पैसा वगैरह जमा किया है या जो भी आपने अमाउंट जमा किया है, तो उसके लिए मतलब आपका वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो क्या मतलब कंटेंट करेगा, बोलने का मतलब वहाँ पे क्या आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपका नाम, आपका पता, एड्रेस, जितना आपने अमाउंट मतलब डिपॉजिट किया है, विड्रॉवल डेट कि कब वो है उसका मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा और कब आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद डिपॉजिटर मतलब कि जिसका पैसा रहेगा उसका सिग्नेचर, उसका दस्तखत, है ना, या उसका हस्ताक्षर। एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि सिंपली कह सकते हैं ना कि उससे रिलेटेड अगर कुछ मतलब बेनिफिशियरी वगैरह को उसने ऐड किया है तो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं।
डिपॉजिटर कांट विथड्रॉ मनी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अनुसार, जैसे कि जो भी फिक्स टर्म का ये फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट होता है ना, उस दौरान डिपॉजिटर जो है वो पैसा नहीं निकाल सकता है। ये ऐसा है, मतलब ये प्रोसेस में है कि हाँ नहीं निकाल सकता है। बट इन केस इफ डिपॉजिटर वांट टू विथड्रॉ बिफोर मैच्योरिटी, है ना, मतलब कि समय, जो समय जितना पूर्णा चाहिए ना, सब पूर्णा चाहिए बोलने का तो समय जितना कंप्लीट होना चाहिए, जो टाइम ड्यूरेशन को पूरा का पूरा मतलब फुलफिल होना चाहिए, उसके पहले अगर निकालने का मतलब वो इच्छा जाहिर करता है, तो बैंक क्या करता है, लिवाई करता है, बोलने का मतलब पेनाल्टी चार्ज करता है, प्री मैच्योर विड्रॉबल पेनल्टी, ठीक है, लिवाई बोलने का मतलब फाइन मारना, ठीक है। तो क्या करता है कि प्री मैच्योर बोलने का मतलब समय से पहले, है ना, समय से पूर्व, जो अर्ली स्टेज हो गया ना, अर्ली स्टेज बिफोर मैच्योरिटी, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग कुछ पेनाल्टी वगैरह देना होता है। अब एक बात और, यहाँ पर एक और केस हो सकता है, इसमें क्या होता है ना कि मान लेते हैं कि आपने 1 लाख अगर एफडी करवाया है, अब अगर आपको अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका मतलब एक और इसका जो क्या रहता है ना ऑप्शन, 90%, इसका आप क्या कर सकते हैं कि लोन के रूप में मतलब आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब वो एक ऑफर होता है, मतलब वो बैंक वाला खुद मतलब प्रोवाइड करके देता है कि हाँ एक काम करें, अगर आपने 1 लाख रुपया जमा किया है तो आप ऐसा क्या करें कि 90% जो है इसका लोन ले लें। 90% अगर आप लोन ले लेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका उतना पैसा आपको मतलब निकल जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में आपको ये जो है पेनाल्टी चार्ज नहीं करना पड़ता है, बट उस कंडीशन में आपको क्या इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो हाँ देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ कम से कम आपके पास आपका पैसा तो आ गया ना, बिकॉज आपको उस पैसे का जरूरत था। आगे देखते हैं करंट अकाउंट क्या होता है। तो करंट अकाउंट्स आर नॉर्मली ओपन बाय बिजनेसेस, बिजनेस एंटिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए, उसे ही कहा जाता है करंट अकाउंट, ठीक है। बैंक्स प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट बोलने का मतलब जितना औकात है उससे ज्यादा प्रोवाइड कर देना, ठीक है, मतलब कि औकात से ज्यादा। तो औकात से ज्यादा बोलने का मतलब क्या है ना, सिंपल सा कि बैंक क्या करता है, जैसे कि मान लेते हैं किसी कोई बिजनेस हाउस है या कोई बिजनेस एंटिटी है, उसने क्या किया कि उसके पास मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है, ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख, या चलिए ठीक है इसको हम लोग 1 करोड़ बना लेते हैं। 1 करोड़ है, अब उसको क्या है कि उसको 4 करोड़ का नीड है, 1 करोड़ इसके पास है, तो 3 करोड़ जो है ना, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 3 करोड़ इसको कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक वाला प्रोवाइड कर देगा। क्यों करेगा, ओवरड्राफ्ट बोलने का मतलब ओवर ड्रॉन, ओवर ज्यादा, ड्राफ्ट बोलने का मतलब इशू करना या ड्रॉ करना, ठीक है ना, ओवर ड्रॉन भी हम लोग कर सकते हैं या ओवर ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओवर मतलब ज्यादा और ड्राफ्ट बोलने का मतलब इशू कर देना होता है, ठीक है। अब किस कंडीशन में करेगा, वो जितना भी आपका क्रेडिट हिस्ट्री है ना, जैसे कि जो भी बिजनेस हाउस हो गया, बिजनेस हाउस बोलने का मतलब जो बिजनेस है, कंपनी वगैरह मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि एयरटेल है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसका क्रेडिट हिस्ट्री को सबसे पहले देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि हाँ कम से कम तो पिछला 3 साल में इसका जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ है ना, इसका जो पेइंग कैपेसिटी है वो कैसा है, इन सब चीजों को निरीक्षण किया जाता है, इन सब चीजों को एनालिसिस किया जाता है। इसके मद्देनजर रखते हुए क्या करता है कि हाँ जो बैंक जो बिजनेस हाउस है उसे बैंक प्रोवाइड कर देता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है, बस इतना ही कहानी है इसका। अब उसके बाद बाय विच अकाउंट होल्डर कैन विथड्रॉ मोर मनी देन अवेलेबल इन बैंक बैलेंस, बोलने का उसका जितना बैंक बैलेंस है उससे ज्यादा वो विथड्रॉ कर सकता है, मतलब निकाल सकता है, ठीक है। दिस एक्ट एज शॉर्ट टर्म लोन, ये जो है ना एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है टू मीट अर्जेंट नीड्स, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको अगर अचानक से किसी पेमेंट करना है ना, तो उसमें मतलब आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से, आप लोग इतने ज़्यादा तो मैच्योर होंगे ना। जैसे कि अर्जेंट अगर नीड था एयरटेल वाला को, तो हाँ बोला कि यार मेरे पास तो 1 करोड़ है, ठीक है काम करो ना यार, मतलब इतना मेरा देख रहे हो ना, इतना हमेशा इतना मतलब बढ़िया मेरा बिजनेस वगैरह चल रहा है, तो वो बोला कि यार क्या बात कर रहे हो यार, कितना अच्छा तो चल ही रहा है, कौन नहीं जानता है, ठीक है, मतलब एयरटेल के बारे में। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अच्छा ठीक है रुको रुको व्यवस्था करते हैं, करते हैं प्रबंध, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, 3 करोड़ रुपया वो मतलब इशू कर देगा, किसके बिहाफ में, जो एयरटेल हो गया उसके बिहाफ में, ठीक है ना, उसे ही कहा जाता है ओवरड्राफ्ट, जो होता है शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। क्यों, ताकि अर्जेंट नीड या जो अर्जेंट डिमांड ऑफ नीड है उसे फुलफिल किया जा सके। बैंक चार्जेस हाई रेट, अच्छा इस पे क्या होता है, जो होता है ना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, HROI, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है एंड चार्जेस फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिकॉज बैंक नीड टू मेंटेन अ रिजर्व फॉर अननोन डिमांड्स फॉर ओवरड्राफ्ट। जैसे कि होता गया ना कि मान लेते हैं कि बैंक को एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, हम लोग कह सकते हैं कि इसे मतलब रिजर्व बोलने का मतलब आप लोग जानते होंगे सरप्लस, सरप्लस बोलने का मतलब कुछ ऐसा हिस्सा अमाउंट का जो बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा। क्यों, क्या पता कब कौन बिजनेस हाउस या कब किसे कितना अमाउंट की जरूरत पड़ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये मतलब मेंटेन करता है उस रिजर्व को,
है ना? तो उसके लिए क्या करता है कि ये चार्ज करता है, कहाँ गया चार्जेस, हाँ एंड चार्जेस, मतलब ये जो है ओवरड्राफ्ट को इशू करने के लिए ये चार्ज लेता है, ठीक है ना? कि हाँ अगर हम तुम्हें अर्जेंट में दे रहे हैं तो कुछ मतलब होना चाहिए ना, बिकॉज हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सरप्लस मनी था या जो हमारा सरप्लस अमाउंट था या जो हमारा रिजर्व अमाउंट था उसे मतलब मैंने निकाल के आपको प्रोवाइड कर दिया उस कंडीशन में, ठीक है? रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट डिपॉजिटर्स डिपॉजिट सम सर्टेन सम, सर्टेन बोलेंगे मतलब कुछ सम, ठीक है ना, समझ सकते हैं, सिंपल कुछ अमाउंट वगैरह डाल ना दीजिए अपने मन से, सर ऑफ मनी एट रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम, बोलने का मतलब हर 10 दिन पे, हर 30 दिन पे, हर 6 मंथ पे, जिसे हम लोग हाफ एनुअल बोल सकते हैं ना, हाफ एनुअली। अब उसके बाद क्या होता है, ये पेन पता नहीं कहाँ क्यों गायब हो जाता है कभी कभी। बेनिफिट ऑफ रेकरिंग अकाउंट इज दैट इट प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनेबल्स डिपॉजिटर्स टू कलेक्ट बिग सम ऑफ मनी। देखिए ये क्या होता है ना, इसमें जब आप लोग मतलब रेकरिंग डिपॉजिट को अगर आप लोग करते हैं, मतलब डिपॉजिट को अगर आप लोग रेकरिंग वे में करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है वो कंपाउंडिंग रेट पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है। कंपाउंडेड आप लोग जानते हैं ना कि जो आपका पहला प्रिंसिपल है उस पर जो इंटरेस्ट मिला तो ये आपका अमाउंट बन गया, नेक्स्ट टाइम ये जो अमाउंट है ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, मतलब ये जो है ना इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा। अब फिर से जो आपका न्यू वाला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल है, इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा या जो सी आई मिलेगा, ये जो सी आई मिलेगा ये क्या हो जाएगा, फिर से आपका कह सकते हैं कि हाँ सेकंड ए हो जाएगा, या कह सकते हैं कि हाँ सेकंड प्रिंसिपल या थर्ड प्रिंसिपल हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये है। आई थिंक आप इतना मैथ्स तो जानते होंगे भैया, बैंक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना। तो उसमें क्या होता है कि जब आपका कंपाउंडेड पीरियड, कंपाउंडिंग पीरियड वाला हो जाता है तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट के बाद या तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपको क्या होता है, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है उससे आपको ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिसीव मतलब होता है, ठीक है, या आप उसे करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए अब हम लोग आ जाते हैं इसका जो जो प्राइमरी फंक्शन का जो सेकंड कैटेगरी है उसमें क्या होता है, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अब कैश क्रेडिट इसका मतलब एक पार्ट है लोन या एडवांसेस का, वो क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी अंडर विच बैंक्स अलाउज इट्स कस्टमर्स टू टेक लोन अप टू अ सर्टेन लिमिट। नॉर्मली बैंक ग्रांट्स दिस लोन अगेंस्ट मॉर्टगेज और सर्टेन प्रॉपर्टी, मतलब कि किसी चीज को गिरवी रखने के बाद जो बैंक आपको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अमाउंट वगैरह प्रोवाइड करता है लोन के रूप में, ठीक है ना, उसे कहा जाता है कैश क्रेडिट। कि हाँ क्रेडिट बोलने का मतलब उधार, और कैश बोलने का ठीक है हम तुमको इतना पैसा उधार दे दिए, क्यों, इसके बदले में तुम क्या करो कि हाँ अगर तुम्हारे पास कोई कार का कुछ पेपर है या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है या कुछ गोल्ड वगैरह है वो तुम जमा कर दो, बस इतना ही कहानी है। आई थिंक आप इतना जानते होंगे। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक provides this facility to current account holders. Account holder can withdraw money anytime up to the provided limit. He need to pay interest only on borrowed amount for the period for which he took loan. देखिए बैंक क्या करता है ना कि जो भी करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, जो बिजनेस हाउस या बिजनेस जो ओनर्स हो गए उनके लिए मतलब जो करंट अकाउंट ओपन होता है वो क्या करते हैं ना कि बैंक जो है उन्हें मतलब प्रोवाइड करता है। देखिए ये जो फैसिलिटी है ना बैंक ओवरड्राफ्ट का, करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करता है बैंक क्या, कुछ मतलब कि प्रोवाइडेड लिमिट जितना भी उनको मतलब लिमिट मिला है ना कि ओवरड्राफ्ट की, हाँ वो हार्डली कितना ले सकते हैं, अमाउंट कितना वो मतलब विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना क्या करता है कि बैंक उन्हें मतलब प्रोवाइड कर देता है एनी टाइम, बोलने का मतलब जब उन्हें जरूरत हो। ही नीड टू पे, अब उसमें क्या होता है कि जो भी बिजनेस ओनर हो गया उसे क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है इंटरेस्ट बोरोड अमाउंट पे, जितना अमाउंट जो है वो बोरो करता है, लेता है ना, उधार मांगता है, फॉर द पीरियड विच ही टुक लोन, मतलब कि जितने समय के लिए वो लोन लेता है, ठीक है, बस इतना ही है कहानी। अब उसका लोन क्या होता है, तो बैंक्स प्रोवाइड लोन्स फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म नीड्स। बोरोवर पे बैक द लोन इन इंस्टॉलमेंट्स। देखिए होता क्या है ना, इंस्टॉलमेंट्स बोलने का तो आप लोग जानते होंगे ईएमआई, जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है ना, कि हाँ आपको हर महीने कम से कम इतना दे देना है अमाउंट, ठीक है। उसके बारे में एक्चुअली आपको डायरेक्शंस गिवन होता है कि हाँ आपका इतना अमाउंट बन रहा है, जो मतलब जितना आपने लोन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको पर मंथ कितना लगेगा, कितना उस पर आपको इंटरेस्ट बैठ रहा है, मतलब बैठ रहा है बोलेंगे तो कितना आपको इंटरेस्ट उस पर चार्ज होगा, है ना। देखिए बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है लोन, उधार, ऋण, क्यों, अलग अलग मतलब कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें आपका हो सकता है कि एजुकेशन लोन आपको मतलब कि बैंक ने प्रोवाइड किया, हो सकता है कि जो होता है ना कि मैरिज लोन वगैरह या समथिंग, कार लोन वगैरह हो गया, व्हीकल लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, जितने भी टाइप का लोन आपको मतलब लोन लोन जो हो गया, ठीक है, जितने भी टाइप का आपको लोन जो प्रोवाइड करता है वो शॉर्ट टर्म या जो आपका होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। अब उस पर क्या करता है बैंक, कुछ रेट जो है वो मतलब चार्ज करता है, मतलब कि वो रहता है ना, जो सेविंग्स हो गया मतलब कि बैंक का जो डिपॉजिट रेट हो गया उससे आपका जो लोन का रेट हो गया, मतलब कि जो जो लोन के लिए रेट बैंक चार्ज करता है किस पे, जो लोन टेकर्स हो गए उन पे वो हाई रहता है, ठीक है। तो उन्हें ही मतलब वो पे करना पड़ता है। अब वो पे कैसे करेंगे,
तो वो मतलब इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट बोलने का मतलब किस्त में, किस्त बोलने का मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, कि हाँ वो महीना महीना इतना कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसका जो है ना वो प्रोसेस मतलब जितना उनका अमाउंट है, जितना उनका चार्ज हो रहा है इंटरेस्ट उस पर, मतलब कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, मतलब है ना, उसके बाद क्या करना पड़ता है कि कितने मंथ में वो मतलब पैसा को पूरा का चुका देंगे। चुका देने का मतलब कितना पैसा है वो मतलब पूरा वो रिपे कर देंगे, ठीक है, जितना भी लोन उन्होंने लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही है जो मतलब वो पर मंथ का अमाउंट वगैरह मतलब वो निकल जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना जानते होंगे। अब डिस्काउंटिंग बिल्स क्या होता है, देखिए, बिल डिस्काउंटिंग ऑल्सो कॉल्ड इनवॉइस डिस्काउंटिंग, याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाए या कभी कभी आपको मेंस एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट। तो अगर उसमें बिल डिस्काउंटिंग का ऑप्शन रहेगा, है ना, तो बस वही आपको टिक करना, आगे बढ़ना है। या इंटरव्यू में पूछा जाए कि एक टर्म है इनवॉइस डिस्काउंटिंग, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बस इतना कहानी है उसका कि वो बिल डिस्काउंटिंग का अल्टरनेट है। बोलने का मतलब बिल डिस्काउंटिंग का वो समझ सकते हैं कि हाँ वो सिनोनिम है, बस इतना ही कहानी है, ठीक है। Is a trading activity where a seller sells some goods or service to a buyer. The buyer has to make payment as per the agreed credit period. Now, if the buyer needs money before that, he can approach a bank or some NBFC, non-banking finance company, ठीक है, and sell that invoice to them. The financial institution gets the invoice verified by the buyer and then makes payment to the seller on their behalf. However, they make some deductions called discount. Deduction बोलने का मतलब डिस्काउंट, छूट देना, ठीक है, ऑफ कर देना, एज देयर कमीशन। एक्चुअली वो डिस्काउंट देते हैं बट वो कमीशन के तौर पे खुद रख लेते हैं, है ना, कि हाँ हम तुमको छोड़ रहे हैं लेकिन हम उसको खुद रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना कि डिस्काउंटिंग बिल्स बोलने का मतलब ये ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो व्यापार वगैरह संबंधी जो एक्टिविटी होता है, ठीक है, उसके लिए ये मतलब इस्तेमाल होता है। अब उसमें क्या होता है, मान लेते हैं किसी सेलर ने किसी से, कोई सेलर है, मान लेते हैं कि सेलर आपका ए सेलर है, बी जो है वो बायर है। ए से बी जो अगर कुछ बाई करता है, ठीक है, बी बाई है ना, बाई करता है क्या, गुड्स, ठीक है। तो क्या होगा कि बी को उसे पैसा देना होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मात्रा बोलने का मतलब इन लार्ज क्वांटिटी, अगर मान लेते हैं कोई कुछ गुड्स को परचेज किया, बाई किया, और वो क्या करता है ना कि हाँ मतलब जितना भी मतलब आपने मुझे गुड प्रोवाइड किया है ना उसके लिए मतलब मैं आपको कुछ दिनों में मतलब कि हाँ ये आपको क्या गिवन है यहाँ पे क्रेडिट पीरियड, मतलब कि इतने दिनों में मैं आपको मतलब इसका जो है वो आपको पेमेंट कर दूंगा। ऐसा होता है एक्चुअली बिजनेसेस में, ऐसा होता है ट्रेड्स वगैरह में, है ना। तो उसमें क्या हो गया कि बस जो सेलर बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब वो क्या करता है ना कि उसके बिहाफ में वो मतलब कह सकते हैं कि वो एक मतलब चेक हो सकता है कि हाँ एक चेक दे देता है, इशू कर देता है, और या तो कह सकते हैं कि वो एक लेटर इशू कर देता है, ठीक है। अब वो लेटर अगर इशू कर देता है तो वो सेलर को दे देता है। अब अगर सेलर को अर्जेंट नीड ऑफ कैश है तो वो क्या करता है ना कि जिस भी बैंक का वो चेक है या वो लेटर है, उसे वो क्या करता है कि वो बैंक के पास जाता है और बैंक के पास जाके बोलता है कि हाँ मुझे अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, मतलब मुझे अर्जेंट कैश का जरूरत है, आप क्या करें कि आप इसे मतलब ले लें, है ना, और इसके बिहाफ में मुझे पेमेंट कर दें। अब वो क्या करता है कि बायर के पास जाता है, मतलब जो बैंक है वो क्या करता है, जो रिसीविंग बैंक है वो क्या करता है, बायर के पास जाता है, बायर के पास जाके वेरीफाई करता है कि हाँ जो भी उसने इशू दिया, मतलब जो भी उसने मतलब दिया है, प्रोवाइड किया है, वो सही है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, है ना, या सही में उसके पास मतलब उतना, या कह सकते हैं कि बायर के पास इतना क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, या कैपेसिटी है कि नहीं पे करने का, ठीक है। तो वो क्या करता है ना कि वो बोलता है बी को, मतलब बी को बोलेगा बायर को कि ठीक है मैं आपको 30 डेज का समय और देता हूँ, ठीक है, इतने दिनों में आप क्या करेंगे कि आप मुझे पे कर दीजिएगा, लेकिन आपके बदले में आपके बिहाफ में जो ए को है वो मैं पे कर दूंगा। कौन पे करेगा, बैंक, ठीक है। एक्चुअली इतना ही कहानी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी मतलब जितना क्रेडिट पीरियड उसको एक्स्ट्रा मिलता है ना, जो समय एक्स्ट्रा मिलता है उसे जो बी हो गया वो बैंक को फिर दे देता है, बैंक को दे देता है वापस, ठीक है, मतलब पे कर देता है। अब इसके लिए क्या होता है ना कि बैंक वाला वो कमीशन ले लेता है, मतलब कि थोड़ा सा डिस्काउंट छोड़ देता है और वो कमीशन ले लेता है, ठीक है। एक्चुअली समझ लेते ना कि जो कमीशन है इज इक्वल टू डिस्काउंट, ठीक है, बस इतना ही कहानी है इसका। अब आगे देखते हैं अगला। देखिए सेकेंडरी फंक्शंस क्या होता है। एजेंसी फंक्शंस, एजेंसी बोलने का मतलब एजेंट की तरह काम करना, एजेंट के रूप में काम करना। क्या करता है, फंड्स को ट्रांसफर करने में हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है,
मतलब कि हाँ, घर बैठे हम लोग कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें आपका नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, मतलब जो भी इस तरीके का जितना भी सुविधा हम लोग को प्रोवाइड करता है। एंड इवन जो हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं या शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो जो हम लोगों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन वगैरह होता है ना, वो भी इसी का मतलब अंडर में आ जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद क्या आता है हमारा चेक कलेक्शन। चेक कलेक्शन बोलने का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए ना, तो जो क्रॉस चेक होता है, ठीक है, क्रॉस चेक जो होता है, ठीक है, इसको ही अगर जैसे कि मान लेते हैं कोई ए है, कोई बी है, ए को अगर पेमेंट करना है बी को, तो ए के पास किसी अदर बैंक अकाउंट है, ठीक है, बी के पास किसी अदर बैंक अकाउंट है। अब उसमें क्या होगा कि ए अपने बैंक का चेक काट के, मतलब कि उसमें जितना भी अमाउंट वगैरह है वो क्रॉस चेक करके, बोलते हैं ना टू पैरेलल जो लाइन वगैरह मतलब दिया जाता है, ठीक है, इसके मतलब कि इसे वो पेमेंट करेगा, ठीक है ना। और वो क्या करेगा, बी को क्या करेगा कि बी वो रिसीव करेगा, उसके बाद क्या करेगा अपने अकाउंट पे जाके डिपॉजिट कर देगा, या जो चेक बॉक्स होता है ना, वहां पे जाके वो सबमिट कर देगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी इनिशियल बैंक है, इनिशियल बैंक बोलने का मतलब जो भी बिल्कुल ऑपरेटिव बैंक है। अब ऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है कि जिस बैंक का चेक काटा गया है, काटा गया बोलेंगे तो जिस बैंक का चेक जो है वो इशू किया गया है, ठीक है ना, वो क्या करेगा उस तक, जो दूसरा बैंक हो गया, जिस बैंक में जिस मतलब कि जिस अकाउंट में, जिस बैंक के अकाउंट में चेक को वो डिपॉजिट किया गया है, वहां से उसे मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ, आपका जो चेक है वो मतलब मेरे पास कलेक्ट हुआ है, इसको मतलब वेरीफाई करना है या कैसे इशू करना है, वो मतलब एक्चुअली ये सब बहुत ही इंटरनल है, टेक्निकल है। तो उसमें क्या होता है कि वो फिर जो बैंक जो है ना, जिसका जिस बैंक का ए वाला था, अब उसके पास क्या होगा कि वो जाएगा मतलब कि जो डिपॉजिट जहाँ हुआ है ना वहाँ पे जाएगा कलेक्ट करने के लिए, और उसे ही मतलब वो कलेक्ट करके फिर ले आएगा। एक्चुअली यही कहानी है, आप लोग बस इतना समझिए चेक्स का कलेक्शन। इसके अलावा भी कुछ कलेक्शंस वगैरह होता है चेक्स का, कुछ पेमेंट्स वगैरह के लिए, तो वो फिर चेक कलेक्शन का काम करता है, ये मतलब एजेंट का काम करता है कि हाँ, घर घर पहुंच के एजेंट वाला हम काम कर रहे हैं। अगर सिंपल भाषा में बोले तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एजेंट गिरी, एक वर्ड होता है एजेंट गिरी, है ना, तो बस एजेंट गिरी वाला काम करता है। एलआईसी का एजेंट कैसे होता है, बस उतना ही कहानी है। अब उसके बाद पीरियोडिक पेमेंट्स एंड कलेक्शन, ये भी वही है कि हाँ, पीरियोडिक बोलने का मतलब समय पे, है ना, कि एक फिक्स टाइम है उस पे क्या करता है कि जाकर पेमेंट वगैरह करना होता है किसी मतलब लाइबिलिटीज के लिए, और कलेक्शन वगैरह करना होता है, ठीक है, फॉर एसेट्स। अब उसके बाद पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी क्या होता है आपका, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, ठीक है ना, ये सही तरीके से बैलेंस है कि नहीं, मतलब कि सही तरीके से बैलेंस है कि नहीं, इस चीज को मतलब एनालिसिस करने के लिए जो काम करता है ना, वो मतलब ये काम करता है कि हाँ, अगर मान लेते हैं कि आपका जो एसेट है वो अगर सही तरीके से आपको मतलब अर्न करके नहीं दे रहा है, ठीक है, इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि आपकी तरफ से कोई लाइबिलिटी था, है ना, अब अगर उस लाइबिलिटी के लिए अगर आप सही तरीके से उसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप पे मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाया जाएगा। एक्चुअली आपको खुद है ना अपने बिजनेस को थोड़ा सा मतलब स्लो करना पड़ता है। स्लो करने का मतलब थोड़ा सा बाइंड करना पड़ता है। बाइंड करने का मतलब कि आपको थोड़ा सा, जैसे कि मान लेते हैं कई बार आप सुनते होंगे कि हाँ, क्रेडिट कार्ड अभी थोड़ा सा इशू कम किया जा रहा है, ठीक है, या ऐसा होता है कि वो अभी लोन वगैरह कम प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ केस होता है ना। ये एक्चुअली इन्हीं सब वजह से होता है, पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, कि अगर जरा सा भी उथल पुथल होता है या जरा सा भी ऊंच नीच होता है, तो इसको जो है वो थोड़ा सा कुछ एक्शन लेना पड़ता है। एक कह सकते हैं कि हम लोग कुछ प्रोविजनल एक्शंस। अब यूटिलिटी फंक्शंस क्या होता है, यूटिलिटी फंक्शंस बोलने का मतलब आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, जिसे एलओसी कहा जाता है, ये क्या होता है, एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, या इसे क्रेडिट लेटर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेंड करता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो कि गारंटी लेता है, ठीक है ना, सेंड फ्रॉम अ बैंक मतलब बैंक से सेंड किया जाता है, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा सेंड किया जाता है, जो खुद गारंटी लेता है दैट अ सेलर, मतलब कि ऑन बिहाफ ऑफ अ सेलर, अगर मान लेते हैं किसी ने कुछ सामान खरीदा बायर से, ठीक है ना, सॉरी, मतलब कि सेलर है, सेलर से बायर ने सामान खरीदा, रिसीव किया, ठीक है, तो सेलर के दैट अ सेलर विल रिसीव अ बायर्स पेमेंट ऑन टाइम एंड फॉर द फुल अमाउंट। जैसे कि मान लेते हैं किसी सेलर को कुछ बायर को प्रोवाइड करना है, बायर को मतलब सेल करना है, ठीक है, गुड्स वगैरह वो बायर को दे दिया, और बायर क्या करता है कि वो जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाने के लिए बैंक के पास, कि हाँ, मेरा जो है वो इतने अमाउंट का सामान वगैरह आना है, या जो भी गुड्स वगैरह आना है, मुझे मतलब सप्लाई हो जाएगा उसका, मुझे रिसीव हो जाएगा, ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास जो है वो इतना अमाउंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, मैं उसे दे दूंगा, और आप क्या करें कि आप मेरे बदले मतलब उसे इशू कर दें, ठीक है, जस्ट ये, लेकिन डिस्काउंटिंग बिल नहीं है,
ये लेटर ऑफ क्रेडिट एक्चुअली अलग चीज़ है। अब जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसके बारे में मतलब आप एक बार जान लीजिए, ठीक है? जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ये ऑफन बोलने का ज़्यादातर यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? इंटरनेशनल ट्रेड इंडस्ट्री के लिए। इंटरनेशनली ये ज़्यादा यूज़ होता है, इंटरनेशनल ट्रेड को एक्ट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को मीट करने के लिए या इंटरनेशनल ट्रेड पर्पजेज़ के लिए ज़्यादा मतलब कि यूज़ होता है, ठीक है? अब उसके बाद देयर आर मेनी डिफरेंट लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बहुत अलग-अलग प्रकार के, भिन्न-भिन्न प्रकार के जो क्रेडिट लेटर्स होते हैं ना, एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, जिनमें से एक कौन-सा है तो रिवॉल्विंग क्रेडिट मतलब कि लेटर ऑफ क्रेडिट या रिवॉल्विंग क्रेडिट लेटर, ये सबसे ज़्यादा मतलब जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है? अब बैंक क्या करता है, कलेक्ट करता है एक फी। अगर मान लेते हैं कि बैंक अगर आपको एलओसी इश्यू किया है, तो वो क्या फ्री में कर देगा? नहीं, बैंक सब कुछ के लिए क्या करता है, सर्विस चार्ज करता है। अब सर्विस को ही हम लोग फी बोल देंगे या पेनाल्टी बोल देंगे, ठीक है? बस इतना ही कहानी है। अब ये क्या करता है, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लॉकर हम लोग कह सकते हैं लॉकर फैसिलिटी, सेफ कस्टडी या सेफ फैसिलिटी भी हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है? या इसे हम लोग वॉल्ट फैसिलिटी भी कह सकते हैं, है ना? कि हाँ, आपका जो भी कुछ वैल्यूएबल्स है आप उसे वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। लाइक अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है ना, लाइक कुछ हाउस होल्ड डॉक्यूमेंट्स या समथिंग मतलब ऐसा कुछ, है ना? जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो, जिसे आप घर में मतलब इजीली नहीं छोड़ सकते हैं। लाइक आपका प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह या पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह जो होता है, ठीक है? या कुछ गोल्ड वगैरह होता है ना कि हाँ, उसे आप लोग मतलब जो लॉकर में सेफली रख सकते हैं। हाँ, लेकिन वो चार्जेबल होता है सब। अब उसके बाद डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह होता है, करेंसी कन्वर्टर, समझ सकते हैं कि हाँ, किसी अदर कंट्री का जो करेंसी है उसे किसी अदर कंट्री में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वही है, ठीक है ना? कंट्री टू कंट्री मतलब ये वैरी करता है। अब उसके बाद जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गया, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को बोलने का मतलब कई बार आप सुनते होंगे कि हाँ, बैंक ने किसी स्कीम को लॉन्च किया, है ना? जैसे कि मान लेते हैं कि हाँ, ग्रामीण इलाके के लिए मतलब कृषि लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हो गए ना, फार्मर्स के लिए, बैंक ने कोई जो है वो स्कीम लॉन्च किया या क्रेडिट कार्ड वगैरह उन लोगों के लिए एक अलग से लॉन्च कर दिया, ठीक है? वुमेन के लिए अलग से कुछ कर दिया, चाइल्ड के लिए उन्होंने कुछ अलग से कर दिया। ये सब जितना भी तरह का जो स्कीम्स वगैरह है वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के तहत ही आता है, के अंडर में आता है, ठीक है? तो ये हमारा जो सेकेंडरी फंक्शंस है मतलब उसे भी हम लोगों ने कर लिया है। अब ये सब जो है ना देखिए इसके बारे में कुछ ऐसे यहाँ पे आए हैं जैसे कि लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, आपका जो सेविंग्स अकाउंट या डिपॉजिट्स वगैरह हो गया या अकाउंट्स वगैरह हो गया, ठीक है? इसके बारे में मतलब अलग से भी जो टॉपिक इसका आएगा तो उसमें हम लोग इसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दिया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि फंक्शंस ऑफ बैंक जो है वो आपको इंटरव्यू वगैरह में सबसे ज़्यादा पूछने को मिलता है कि हाँ, आप बैंक में काम करने आ रहे हैं, तो बैंक का फंक्शन के बारे में कुछ बता दीजिए। तो क्या होता है? तो 2 तरह का होता है। क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी क्या होता है? वो भी 2 तरह का होता है। क्या? पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, जमा लेता है, ठीक है? अब दूसरा क्या करता है? प्रोवाइड करता है, क्या? लोन और एडवांसेस को या ग्रांट करता है या इश्यू करता है। अब उसका सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन भी आपका 2 प्रकार का है। उसमें क्या है? एक होता है कि एजेंट की तरह काम करता है या वर्क्स एज़ एन एजेंट, ठीक है? या ये एजेंट फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस उसे हम लोग कह सकते हैं। ये जो है ना एजेंसी फंक्शंस, ठीक है? अब उसमें क्या-क्या होता है? फंड्स को ट्रांसफर के लिए हम लोगों का यूज़ होता है, चेक्स का कलेक्शन करता है, पीरियोडिक पेमेंट्स एंड कलेक्शन को भी मीट करता है, रेगुलेट करता है या उस पे ध्यान देता है। पोर्टफोलियो मैनेज करता है। पोर्टफोलियो बोले तो बैंक का अपना पर्सनल पोर्टफोलियो, ठीक है ना? तो मतलब सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, है ना? ऑपरेशंस वगैरह सही हो रहा है कि नहीं? जिन लोगों ने लोन वगैरह लिया है वो लोग सही टाइम पे चुकाए हैं कि नहीं, चुकाने का मतलब पे कर रहे हैं कि नहीं, है ना? या भाग गए नीरव मोदी की तरह, मतलब यही है। ये विजय माल्या वगैरह क्या किए थे, वही तो है ना? अब उसके बाद यूटिलिटी फंक्शंस वगैरह जो होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपका आ गया कि हाँ, जो बायर है उसके बिहाफ में पेमेंट कर देता है सेलर को खुद के गारंटी पे, खुद के एश्योरेंस पे कि हाँ, इसके बदले में तो हम पे कर देंगे, ठीक है? अब क्यों करता है? उसका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करके करता है। बैंक कोई भी काम करता है ना, तो सबसे पहले देख लेता है कि हाँ, ये चुका पाएगा कि नहीं, चुका पाएगा बोलने का मतलब रीपे कर पाएगा कि नहीं, है ना? वापस हमको पैसा दे पाएगा कि नहीं। अगर बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करता है ना, किसी को भी, तो वो देख लेता है पूरी तरह से कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो मंथली सैलरी है वो 25,000 है। अब 25,000 में से अगर आपको ज़रूरत है 15,000 का, तो बैंक ये सोचेगा, क्या 10,000 में आपका घर चल जाएगा? उसके बाद ही आपको वो मतलब कि लोन जो है वो अप्रूव करेगा, वरना वो नहीं करेगा। ठीक है? सच में नहीं करेगा। आप मतलब एक्चुअली आपके भले के लिए ही वो नहीं करेगा, बिकॉज़ उसको लगेगा कि यार 10,000 में तो शायद पॉसिबल नहीं है ना? हो सकता है कि बेचारे को लोन चुकाने के लिए लोन लेना पड़ जाए कहीं और से। अब ऐसा में आप कितने ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि हाँ, फाइनेंशियली स्ट्रेस का शिकार हो जाएँगे, है ना?
तो इस वजह से जो बैंक है कई बार आपको जो लोन है ना वो अप्रूव नहीं करता है, इन्हीं चक्कर में भी नहीं करता है, ठीक है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और कई बार तो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सही तरीके से अगर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, सही नहीं है ना? अगर उसमें कुछ त्रुटि है, त्रुटि बोलने का मतलब अगर उसमें कुछ कमी है ना? या वो फर्जी है, तो फिर कैसे कोई करेगा प्रोवाइड आपको लोन वगैरह, है ना? तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई थिंक ये हमारा लास्ट था स्लाइड। हाँ, तो मैंने मतलब आप लोगों को क्या भी करवा दिया है, बैंक का इंट्रोडक्शन और फंक्शंस, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो हिस्ट्री ऑफ बैंक है ना, कि हाँ मतलब सबसे पहला बैंक कौन सा था, उसके बाद जो प्रेसिडेंसी बैंक हो गया जिसमें आपका इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, अब इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब उसके बाद नेशनलाइजेशन पहली बार कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। सेकंड टाइम कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था। बैंक का मर्जर पहले कब हुआ था, एसबीआई का जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैंक था, ठीक है ना, या एसोसिएट बैंक था, उसका क्या हो गया कि उसका मतलब पूरी तरह से वो कब एसबीआई का पूरा प्रारूप ले लिया, प्रारूप बोलने का मतलब पूरी तरह से एसबीआई बन गया, ठीक है ना, जितने भी उसका एसोसिएट बैंक्स थे, कितने एसोसिएट बैंक्स थे, है ना। अब उसके बाद जो लास्ट मर्जर हमारा देखने को मिला है 2017 में, ठीक है, तो इसमें कितने बैंक को शामिल किया गया था, है ना, एमलगेमेट किया गया था, और कौन सा बैंक है जो किस बैंक में शामिल हो गया, इन सब के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।